सुभान अल्लाह आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम तीसरी सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे अदलो इंसाफ के हवाले से। आज के माशरे में देखने में ये आ रहा है कि लोग इंसाफ की तरफ से मायूस हो गए। एक आम आदमी का तासुर ये है कि जो सारे कानून हैं वो एक आम आदमी के लिए, असर रसूख रखने वाले लोगों पर कोई कानून लागू नहीं होता। इंसाफ खत्म नहीं हुआ है, इंसाफ दिलाया नहीं जा रहा है। लोगों को सही मंजिल नहीं पता होती कि हम कहां से और कैसे इंसाफ हासिल करें। जिस माशरे में, जिस कौम में से अदलो इंसाफ खत्म हो जाता है वो किन मुश्किलात में मुब्तला होती है, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका तारुफ कुछ यूँ है कि वो कलेक्टर कस्टम भी रहे, हेल्थ सेक्टर में भी उन्होंने बहुत काम किया और आजकल लोगों को इंसाफ दिलवाने में मसरूफ़ अमल है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहाब इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान, इनको आप काफ़ी दफ़ा हमारे टीवी चैनल्स पर भी देख चुके हैं और टीवी चैनल्स पर भी देख चुके हैं। डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं। दांतों के हवाले से जितने भी मसाइल होते हैं बड़ा अच्छा हल बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ने की जानिब शाह भाई, जैसे कि मैंने कहा कि आप कलेक्टर कस्टम भी रहे, हेल्थ सेक्टर में भी काम किया, आजकल आप लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं। मैंने जो अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक आम आदमी का तासुर ये है कि जी इंसाफ जो है वो कानून जो है वो एक आम आदमी के लिए ही है और जिसके पास पावर है उस पर कानून लागू नहीं होता। आप क्या समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात से कम्प्लीटली एग्री नहीं करता। पार्शली मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो अदालतें हैं वो वाहिद इदारा है जहाँ से किसी भी गरीब आदमी को और किसी भी ऐसे शख्स को, आम आदमी को इंसाफ जितना भी है वहीं से मिलता है। बिल्कुल। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं या जो प्राइवेट इदारों में लोग होते हैं वो क्रश करते हैं लोगों को। तो जितना भी इंसाफ मिलता है वो अदालतों से ही मिलता है। बल्कि मैंने लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की है 2019 में। 2018 में प्री मैच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। तो मुझे अब जो रिग्रेट है वो ये है कि मैंने वकालत शुरू में क्यों नहीं पढ़ी और क्यों नहीं की। मेरे बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मैं फ़ीस नहीं लेता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हार्डशिप होती है लोगों की। और कहता हूँ यार तुमसे अब फीस लेके क्या, चलो। या जो मेरे कोलीग्स हैं, इवन जो लोग पावर में हैं उनके साथ भी, मतलब पाकिस्तान में तो एक यूनिक सिचुएशन है कि यहाँ पे एक जंगल का कानून नज़र आता है और एक जानवर दूसरे जानवर को चक लगा रहा होता है और फिर उसकी चीखें निकलती हैं। और कभी जो है वो कोई होता है और कभी वो कोई होता है। तो अच्छा शाह भाई, जैसे कि आपने बताया कि मैं भी बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि इंसाफ फाइनली हमें अदालत से ही मिलना है। ये तो एक आम आदमी का तासुर है जो कि गलत है, लेकिन ये इंसाफ मिलने में इतना टाइम लगता क्या है? इसमें कसूरवार उन्हें कह लें कि जिन्होंने एक केस प्रेजेंट करना होता है, चाहे वो आईओज़ हों चाहे वो नीचे के लोग हों, ये उनकी वजह से इंसाफ देर से मिलता है। अभी जो गवर्नमेंट ख़त्म हुई है जिसमें बैरिस्टर फ़रोग नसीम लॉ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, लॉ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी। और उसमें तीनों सिंध के अलावा, सिंध से कोई नहीं था, सिंध से सिर्फ मैं था उस कमेटी का मेंबर। तो पंजाब से, बलूचिस्तान से और केपीके से वहाँ की जो है वो लॉ सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्टर और वहाँ का एडवोकेट जनरल और पूरी टीम वहाँ की। तो उसमें 777 जो है ना वो प्रपोज़ किए उसमें अमेंडमेंट्स सीआरपीसी में, पीपीसी में। और उसमें जो सबसे कार्डिनल जो चेंज थी, अमेंडमेंट थी, वो ये थी कि 4 महीने के अंदर जो है वो जो लोअर कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो प्रेशर है ना, देखें हमें तो ये हाई कोर्ट नज़र आती है ना। हाई कोर्ट तो एपेलेट फोरम होता है बहुत सी केसेस में। ओरिजिनल साइड तो आपके नीचे सिविल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। वहाँ पे रश बहुत है केसेस का और वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो डिस्पोज ऑफ हो जाए टाइमली। प्लस ये कि फिर उसमें जो वकील हैं, जो वकालत के पेशे में जो लोग हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर इश्यूज़ हैं कॉम्पिटेंस के। और उसमें फिर जो पुलिस का भी एएसआई करता है, जो रिपोर्टिंग, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है,
वो ग्रेड 9 का ऑफिसर होता है, तो वहाँ पे भी कॉम्पिटेंस इश्यूज़ हैं। तो ये मिलजुल के है सारी चीज़ें। और दोनों चीज़ें ना देखें, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड कहते हैं, मगर एक ही होता है जस्टिस रश्ड इज़ जस्टिस क्रश्ड। अच्छा शाह भाई, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जो अगर हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाए तो जो ये लेट फैसले आना या देर से आना, इसमें कुछ कमी आ सकती है? वहाँ पे भी इमीडिएट फैसले नहीं आते, उधर भी 6 महीने 8 महीने 9 हमारे महीने यहाँ साल, तो शाह भाई ऐसे केसेस भी आए कि 13 साल हो गए, इंसाफ नहीं हुआ। कई लोगों 25 साल हो गए, हाँ, मरने के बाद उसको क्लियर किया जाता है कि बच्चा मर जो गया। सूट्स होते हैं ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है या दूसरे सूबों में उसको रिट पिटीशन कहा जाता है, सिंध में सीपी कहते हैं, वह उसमें ये इशू नहीं होता, जिसमें डबल बेंच होती है और जिसमें जो है वो लीगल इशू होता है। जो प्राइवेट पार्टीज़ के सूट्स होते हैं, जैसे किराएदार लड़ रहे हैं या प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन में लड़ रहे हैं या किसी कंपनी के पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उस एप्लीकेशन पे हियरिंग शुरू हो जाती है। जो मेन सूट है वो साइड पे हो जाता है और फिर वो शुरू हो जाता है। उस पर जो एक एप्लीकेशन सीए में आ गई, उसके बाद फिर दूसरी सीए में आ गई, फिर वो एप्लीकेशन डाल रहा है, वो एप्लीकेशन डाल रहा है। अच्छा, सूट में जो है वो विटनेस का जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है और उसको चेक करते हैं, उसका इंटरव्यू होता है, फॉरेंसिक हो रहा है तो ज़ाहिर डिले तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसको कर्टेल करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ कोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, हमें नंबर ऑफ़ जो है लॉयर्स को बेहतर करना इसकी पड़ेगा। तरफ कभी बात हुई कि अक्सर मैं सुनता हूँ, ज़ाहिर है मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, आप मुझे बेहतर बताएंगे कि हमारे पास जजेस की तादाद कम है, ठीक है, इस पर कोई बात हुई है कि इनको बढ़ाया जाए, कोर्ट्स बढ़ाई जाएं? जी जी और कुछ बिल्कुल ऐसे हों कि जल्दी फैसले ये जो अमेंडमेंट्स वगैरह जो आ रही थी, जो अगर हो जाती हैं, ये टेन्योर पूरा हो जाता तो वो पार्लियामेंट में टेबल हो गई थी, तो उससे ये कि नंबर ऑफ़ जो कोर्ट्स हैं वो बढ़ रही थी। और जैसे नैब की जो है 300 जजेस का इंडक्शन हो रहा था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जजेस का, फिर एफआईए के इसी तरह वाइट कॉलर क्राइम की जो है उसमें इंडक्शंस हो रही थी। तो नंबर ऑफ़ जजेस तो है, मगर जो अननेसेसरी लिटिगेशंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। उसका भी है एक पूरा उसमें प्रोसीजर बनाया था कि वो किस लेवल पर डिस्पोज ऑफ हो जाए, पहली या दूसरी पेशी पे। अच्छा, मैंने जितने भी किए अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 3 या 4 पेशी पे हमने उसको फाइनलिटी अटेंड कराई है, लग कर उसमें उसको डिले नहीं किया और जज साहब को से रिक्वेस्ट किए कि इसको सुने और हमें टाइम दें और इसको डिस्पोज ऑफ करें। अच्छा शाह भाई, ये अक्सर हम सुनते हैं कि लोग किसी पे ये कर देते हैं कि जी हत्या इज्जत का दावा कि इन्होंने जी हमारी इज्जत को नीलाम किया है, जिस पे कभी कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ का नोटिस भेज देता है। और तो क्या ये मिलते हैं पैसे? और अगर एक बंदा है वो उसके पास पैसा नहीं है तो फिर अदालत क्या करेगी? देखिए, ये इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि मैंने तो पाकिस्तान में तो नहीं होते हुए देखा इस तरह से, मिलते नहीं है ना पैसे? नहीं, केस फाइनली नहीं होते। अच्छा, अदरवाइज जो है ना वो लंदन में अब रेहाम खान ने माफ़ी मांगी थी ना जुल्फी बुखारी से और जुर्माना भी दिया था टीवी पे आके, और सज़ा का वो पार्ट था कि आप जाएंगे और पब्लिकली अपोलोजाइज़ करेंगे, तो मोहतरमा ने आके अपोलोजाइज़ किया। तो ये जो है ज़ाहिर पाकिस्तान में इस चीज़ का वो आउट ऑफ कोर्ट पर सेटलमेंट हो जाता है, उसमें माफ़ी तलाफ़ी हो के ना वो बहुत सारे 90% केसेस जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होके लोग निकल जाते हैं। और उसमें ये जैसे एक लॉयर है, लेडी लॉयर है, जैसे एफआईए में हम एक नीदरलैंड का हमारा क्लाइंट है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो केस भी कर रहे हैं कि उसके जो 20-22 करोड़ रुपए यहाँ पे एक पाकिस्तानी कपल है वो खा गया उसके पैसे। और मुझे वहाँ की एम्बेसी ने नीदरलैंड की, ज़ाहिर है मैं CSS मैंने किया तो मेरे बैचमेट्स या जूनियर्स होते हैं, तो उन्होंने कहा देखें इट इज़ क्रिएटिंग ए वेरी बैड नेम फॉर पाकिस्तान कि वो एक गोरे के पैसे ये लोग खा गए हैं। 10 करोड़ उसने कैश भेजे हैं, 10-12 करोड़ का उसने गुड्स भेजे हैं, और वो चोरी और सीना जोरी। तो उसमें जो है वो जो वकील साहब हैं उन्होंने मेरे नाम से जो है शिकायत लगाई FIA वालों को, तो मैं तो वकील हूँ, तो लिटिगेंट्स डोंट फाइट। वो हम तो वकील थोड़ी इसमें, तो फिर मैंने उनकी कंप्लेन की है, तो वो आके फिर वो माफ़ी तलाफ़ी कर रही थी कि जी आप हमारे सीनियर हैं, आई एम सो सॉरी, ये है वो। मैं कहा देखो मैंने 100 एप्लीकेशन लिखी हैं अपने क्लाइंट की तरफ से, आपका कहीं तस्करा नहीं किया, ना मैंने अपना तस्करा डाला, ना मैंने अपना लेटर हेड यूज़ किया। अच्छा, ये चीज़ें बड़ी होती हैं क्योंकि अक्सर ताल्लुक़ पड़ता रहता है क्राइम शो के हवाले से, तो ये हम बड़ी चीज़ें देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती है, वो भी हम पूछेंगे। डॉक्टर अली, आपकी जानिब आऊँगा कि अगर हम दांतों के अमराज की बात करें तो आजकल हर 4-5वें बंदे को ये इश्यूज़ आते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या हम डेंटल इशू को तब सीरियस लेते हैं जब वो हमें तंग करने लगता है, और उससे पहले हम कहते हैं ठीक है सही तो चल रहा है? रीज़न्स क्या है इसके? पहले तो मैं वकील साहब की बात को एंडोर्स करते हुए
एक चीज़ ऐड कर दूं कि मेरे वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं अच्छा माशाल्लाह। और भाई एक्स सिविल जज हैं मलीर कोर्ट के। तो जब वो आपस में दस्तरखान पे बातचीत कर रहे होते हैं तो मेरी फीलिंग वैसी इस वक्त हो रही है जैसे अभी सर बात कर रहे थे। और मेरे वालिद साहब अक्सर ये कहते हैं कि घर के सबसे नालायक आदमी को डॉक्टर मैं बनाऊंगा। तो सर के साथ बैठ के एक तो आई वाज एंजॉयिंग हिज कन्वर्सेशन एंड व्हाटएवर ही सेड आई कंप्लीटली सेकंड इट। अब आते हैं दांतों की मसाइल के ऊपर। 2 दिन से मरीज़ों की तादाद क्लिनिकों में कुछ ज़्यादा हो गई है डेंटल क्लिनिक में। अब उसकी वजह एक ये है कि जो डिहाइड्रेशन हो रही है रोज़ों में, उसकी वजह से मसूड़े ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अब वो डिहाइड्रेशन इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारा सहरी का जो डाइट है और जो अफ्तार है वो ठीक नहीं हो रहा। ओके। हम कैफ़ीन ज़्यादा ले रहे हैं। अब कैफ़ीन की वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और पानी का इंटेक हम सहरी के टाइम करते हैं, अफ्तारी से सहरी के तक हम पानी नहीं पीते। बिल्कुल। तो अगर हम अफ्तारी से सहरी तक पानी रेगुलर इंटेक में लेते रहें तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। नंबर 2, ब्रशिंग अफ्तारी के बाद और सहरी के बाद इमीडिएटली, जैसे आपने सहरी की आपने फ़ौरन से ब्रशिंग कर ली। अच्छा, मिसवाक का इस्तेमाल, मौलाना साहब भी इसको इंडोर्स करेंगे इस चीज़ को कि हदीस भी है, सुन्नत भी है। और वो जो एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि वो मुंह की जो बदबू है, और वो उसको थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर दूं कि उस मुंह की बदबू को पसंद किया गया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी मसूड़ों की सफाई का ख्याल नहीं रखना। बिल्कुल ऐसे ही। आपने मसवाक यूज़ करना है और मसवाक में एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं नेचुरली, जो कि आपकी मुंह की बदबू को ख़त्म करते हैं। साथ साथ आपने ब्रश करना है। टूथपेस्ट अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं ड्यूरिंग योर फास्ट तो कर लें, लेकिन अफ्तारी के बाद आपने फ़ौरन से ब्रशिंग करनी है। अच्छा, ब्रशिंग के खाना खाने के फ़ौरन बाद ब्रशिंग नहीं करनी, क्योंकि अफ्तारी में हम कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसमें एसिड होता है। तो अगर हमने फ़ौरन ब्रशिंग की तो वो इरोड कर देगा, जैसे अच्छा। संगे मरमर को तेज़ाब इरोड कर देता है। तो इसी तरीके से जैसे ही हम खाना खा लें उसके बाद ब्रशिंग नहीं करनी, कुछ देर बाद करनी ब्रशिंग। अच्छा, ब्रशिंग का भी कोई टाइम ड्यूरेशन होता है? क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग, कुछ लोग बहुत देर तक करते हैं, कुछ बस जल्दी जल्दी करते हैं, तो उसका कोई टाइम है? उसका 1 मिनट, 2 देखें, मिनट? ये है एक तो सारे सरफेसेस कवर करने हैं दांत के, और तमाम दांतों को कवर करना है। हमने आगे के दांत जो लोगों को दिखाने होते हैं वो तो हम कर लेते हैं, वही लेकिन cover पीछे के दांतों के साथ ज्यादती है। बिल्कुल। जैसे कि पाकिस्तान के कानून में जो है, गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, इसी तरीके से पीछे वाले दांतों के लिए हमारे ब्रशिंग का अलग कानून। तो हम उसी वक्त वो करते हैं जब कोई कैविटी निकल आए या फिर कोई खाना फंसना शुरू हो, तो तब हम टूथपिक का, अच्छा टूथपिक का यहाँ पर रोल मैं बता दूँ कि डेंटल फ्लॉस एक चीज़ होती है, धागा इसे कहते हैं आम जबान में, लेकिन वो धागा वो नहीं है जिससे अम्मी या हमारी जो है घर की ख़वातीन, एग्जैक्टली वो अलग होता है, वो ट्रीटेड होता है। तो डेंटल फ्लॉस का रमज़ान में बड़ा रोल है। उससे यह है कि दांत के कॉन्टेक्ट्स के बीच में से आपने खाना निकालना है, क्योंकि हमारा जो डाइटरी हैबिट है रमज़ान में वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो आपने फ्लॉस बड़ा सस्ता सा होता है, आपने ख़रीदना है, टूथपिक यूज़ नहीं करना। टूथपिक से मसूड़े ज़ख्मी होंगे, खून निकलेगा, गैप बनना शुरू होगा, फिर वहाँ पर खाना फंसे। सबा के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सबा? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रही हैं जनाब, ये बताएं आज। आज मैं एक्चुअली बहुत आसान, सिंपल और मज़ेदार डिश बना रही हूँ। दाल मखनी के नाम से सब जानते हैं इसको, और इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री देना चाहूँगी। सब कॉन्टिनेंटल डिश है ये, यानी एक तरह से हम कुछ चीज़ों को इंडियन डिश कह रहे होते हैं, जबकि वो पार्टीशन से पहले की बनी हुई होती हैं, तो उसको सब कॉन्टिनेंटल कहना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह खाई जाती हैं, तो उसको एक जगह से नहीं कहलवाना चाहिए। तो इसकी हिस्ट्री भी कुछ इसी तरह की है कि ये उसी दौर में इसको क्रिएट किया गया है। और फन फैक्ट ये है कि ये बटर चिकन वाले दौर में ईजाद हुई है एक तरह अरे से। वाह, दाल मखनी हमने जी बड़ी खाई है, और ये इन्होंने कहा ना कि आप बहुत आसान डिश बता रही हूँ। ये 3 दिन से बड़ी आसान डिशेस ही बता रही हैं, यानी कि बनाने में कोई मसला नहीं है। बनती कैसे ये बताएं जी, आप किस तरह बनाती हैं ये बताएं। इसके अंदर एक बहुत ही इजी ब्लेंड है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध की चीज़ों का, जिसमें क्रीम और बटर है और मसाले। तो ये एक बहुत डिफरेंट तरह का कॉम्बिनेशन है कि इसको बैलेंस्ड अगर रखा जाए तो अच्छी चीज़ बन सकती है, और गड़बड़ की जाए तो
ख़राब चीज़ नहीं होती है जी, गड़बड़ तो किसी भी चीज़ में करें ख़राब होती है। तो ये बनेगी कैसे, इसमें क्या क्या पहले दाल उबालने हैं, क्या करें, किस तरह तेल, से? हाँ पहले इसको दाल को उबालना है। अच्छा, दाल को उबालने का ये है कि लाइक हल्की आंच पे और देर तक उसको स्लो कुक करें, क्योंकि यही तरीका होता है उसको अच्छे से इस तरह की हो जाए कि नरम हो जाए, खाने में अच्छी लगे। उसके अलावा अलग से पॉट में मैंने मसालों को क्रीम के साथ बना लेना है, जिसमें मेरे पास है पिसा धनिया, लाल मिर्च, ये पेपरिका पाउडर है, सॉल्ट, काली मिर्च और टमाटर, हल्दी, टमाटर और ज़ीरा और हरी मिर्च और करी पत्ता और प्याज, इन सब का एक पेस्ट बनेगा। यस। और उसके बाद ये इसमें गली हुई दाल ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बटर कब आएगा? बट मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, कुरान पाक में अदल इंसाफ के बारे में क्या हुक्म है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अदल इंसाफ के बारे में कई जगहों पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिनमें से एक जगह मैंने आपके सामने जो तिलावत की कुरान पाक में, इसमें अल्लाह ने फरमाया कि ख़ास तौर पे जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो, अल्लाह फरमा रहा है, तो फिर क्या करो, अदल से काम लो। यानी जब फ़ैसला करो तो ऐसा नहीं हो कि एक जानिब तुम बात कर दो और दूसरे की जो नाइंसाफ़ी हो जाए, बल्कि जब भी तुम फ़ैसला करो तो क्या होगा कि तुम अदल से काम लोगे तो कामयाबी होगी। यानी दोनों को देखना है कि कौन हक़ पर है और कौन बातिल पर। बिल्कुल। इसके बाद जो हक़ पर होगा, जिसको तुम इंसाफ के साथ फ़ैसला करोगे, तो फिर अल्लाह फरमाया कि अल्लाह ताला जो आदिल हैं, जो ये अदल करने वाले हैं, उनसे क्या करता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगता है जो अदल करने वाले। तो मालूम ये चला कुरान में अल्लाह ने वादे फरमा दिया कि कभी भी एक जानिब होकर फ़ैसला नहीं करना। जब भी फ़ैसला करो तो दोनों चीज़ों को वाज़े रख कर और दोनों ग्रोहों को या जिस मामलात के जो भी मामलात हो उनको देखते हुए कि हर मामले को देखना है। फिर इसके बाद अल्लाह ने यह भी फरमा दिया कि जब तुम अदल करोगे, सही अदल करोगे, तो अल्लाह के महबूब बन जाओगे। और बिल्कुल जी, ये अदल से मुराद ये होती है कि अगर आपको किसी भी फ़ैसले में, लाजमी नहीं है कि हम ये बात अदालतों की करें या जजेस की करें, आपको अगर एक मुनसिफ बनाया जाता है, चाहे आप कोई फैमिली मेंबर्स आपको मुनसिफ बनाए, कोई भी बनाए, ये उस हवाले से बात है कि आपने फ़ैसला देना है। शाह भाई, रीज़न क्या थे? आप हेल्थ सेक्टर में रहे, उसके बाद कलेक्टर कस्टम, आज आप चीफ कलेक्टर होते, रीज़न क्या था, क्यों रिज़ाइन कर दिया? कोई ख़ास रीज़न तो सर? मैं ये समझता हूँ कि ये शायद डेस्टिनी जो है ना वो डिवाइन होती है। और जब मैं मैट्रिक किया था तो मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाम शोरों में, और उस वक्त जो है वो आईटी बूम, ज़ाहिर है वो पीएचडी की हुई थी उन्होंने मैथमेटिक्स में, आईटी में। तो उन्होंने एडवाइस किया मुझे कि तुम प्री इंजीनियरिंग लो और आईटी कंप्यूटर इंजीनियर बनो। अच्छा, मैं मैथ्स और बायोलॉजी में दोनों में अच्छा था। अरे वाह। तो मगर मैं फॉलो करता था अपने बड़े भाई को, मुझसे 4-5 साल वो बड़े हैं। तो उन्होंने मुझे कान में कहा कि तुमने डॉक्टर बनना है। अच्छा, हुकुम अदौली ज़िंदगी में हमने अपने बड़े भाई की और वालिद साहब की कभी नहीं की। अब बहुत परेशानी कि अब किस तरह से, तो वालदा को कहा कि भाई मैं तो प्री इंजीनियरिंग नहीं लिखूँगा, मैंने तो प्री मेडिकल करना है। भाई साहब ने कह दिया है, और भाई साहब का नाम भी नहीं लेना पापा के सामने, वरना वो उनके साथ काफ़ी सख्ती की है हमारे वालिद साहब ने, बड़े वाले के साथ, मेरे साथ तो नहीं की। तो एक हफ़्ते के बाद फिर मेरा जो है वो फॉर्म प्री मेडिकल में, जब हम हैदराबाद के रहने वाले हैं, मैट्रिक इंटर हैदराबाद से किया, पब्लिक स्कूल हैदराबाद से। तो उससे पहले वालिद साहब प्रोफेसर मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहे, तो पाकिस्तान जब हम आए तो 6ठी क्लास में थे और भाई मैट्रिक में थे, तो उर्दू भी सही तरह बोलनी नहीं आती थी। तो फिर अपनी अंग्रेज़ी को कन्वर्ट किया देसी अंग्रेज़ी में, क्योंकि वो फिर वो मजाक बन रहा होता था। वैसे तो सारे बच्चे पीछे लग गए कि हमें अंग्रेज़ी सिखा दो। खैर वो मैट्रिक तक आते आते हमारी अंग्रेज़ी भी उन जैसी हो गई जैसे हमारे बच्चे क्लास फेलोज थे। और अरबिक भी आती थी उस वक्त तो हमें बोलनी, क्योंकि खरतूम में और सऊदी अरब में, इधर कायरो में रहे थे। तो पहले दिन मेरा बहुत हाई उसमें था अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट। तो मैं अपने मेरी ख्वाहिश थी कि
450 लोगों के जो नाम लगे हैं लियाकत मेडिकल कॉलेज में, मैं अपना नाम देखूं। तो वहाँ गए तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक नेशनलिस्ट लीडर ने हमें पकड़ लिया, और मुझे और मेरा दोस्त सलीम काजी जो कि अब आयरलैंड में डॉक्टर है, और वो परमानेंट सिंधी है, मगर वो जितना मैं अब मोटा हूँ तो उतना वो शख्स मोटा था। तो उसने हम दोनों को ऐसे करके उठा लिया और कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई भी जो है ना कोई नॉन सिंधी इधर आके पढ़े, तो तुम लोग तो हमारे अपने बच्चे हो, तो यू गो एंड एंजॉय। तो वो नोटिस बोर्ड से लेके और गाड़ी तक जो वॉक थी ना, दैट वाज मोस्ट डिफ़िकल्ट वॉक ऑफ माय लाइफ। वाली साहब को मैंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता इधर, मुझे तो अमेरिका जाना है। खैर वो फिर पापा ने पता किया तो पता चला सिंध मेडिकल कॉलेज में है, तो सिंध मेडिकल कॉलेज आ गया। यहाँ आके फिर पढ़ाई वगैरह की। फाइनल ईयर में जब आया तो USMLE की तैयारी, और उस ज़माने में 92-93 का दौर था, तो पूरे जहाज़ के जहाज़ जो है वो जाते थे अमेरिका। FM जेम्स कहलाता था वो एग्ज़ाम, मैंने भी दिया वो इम्तहान। तो जब तैयारी शुरू हो गई और सारी डिग्रियाँ आगे पीछे, तो भाई ने कान में कहा कि तुमने बाहर नहीं जाना। मैं क्यों? कहना तुमने CSS करना है। एंड उस वक्त भाई CSS कर चुके थे। अच्छा, आपके भाई भी गालिबन डॉक्टर हैं, वो गवर्नमेंट के किसी ओहदे पर हैं? चीफ कमिश्नर हैं आजकल इनकम टैक्स में, बिल्कुल जी। और CTO में। इसमें एक बड़ी जर्नी होती है, और ज़ाहिर है आप जब जर्नी सुनते हैं तो बहुत कुछ लर्न भी करते हैं। वक्त की अभी यहाँ पे कमी है, लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं।